वेलकम बैक एवरीवन। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। ठीक है, इसमें 30 सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। करंट अफेयर्स की जो अपनी सीरीज़ थी उसमें 90 नंबर तक हो गया था। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप था 90 नंबर का प्रश्न। अब इसमें हम देखेंगे 91 से लेकर 120 तक। ठीक है, यानी 30 सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा सा प्रश्न है 91 नंबर का। देखिए, जून 2025 में जिनेवा में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच के 8वें सत्र में एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के चक्रवात मैन के नाम से जाना जाता है, को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ससाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वानुमान और भारत में हताहतों को कम करने के लिए जाने जाने वाले इस पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? ये हैं आपके ऑप्शन। डॉक्टर CR पाटिल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डॉक्टर हरकुंती राहायू। एक नाम है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह, भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो पूछा है भारत के चक्रवात मैन। भारत के चक्रवात मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को उनके असाधारण चक्रवात पूर्वानुमान योगदान के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए UN ससाकावा पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे जुड़े हैं, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जो हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के महानिदेशक हैं। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी में उनकी अग्रणी भूमिका के कारण उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत के चक्रवात मैन कहा जाता है। उनके प्रयासों से भारत की आपदा तैयारी में काफ़ी सुधार हुआ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली मौतों में कमी आई। पुरस्कार समारोह जो है 2025 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 8वें वैश्विक मंच का हिस्सा था। अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2015 के संदर्भ में सही कथन है। यह पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखक लीला अबुलेला को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रवासन आस्था और मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर उनके यानी इनके सशक्त लेखन के लिए दिया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, इतना कम इसलिए रखा है, एक छोटा सा अमाउंट है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रवासन आस्था और मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर उनके सशक्त लेखन के लिए दिया गया है। यह जो घोषणा है वो जुलाई 2025 में हुई थी और अक्टूबर 2025 में लंदन में एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी किन तारीखों पर की? नवंबर में की थी, 11-12 नवंबर 2025 को। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी की। यह कार्यक्रम 11-12 नवंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, कहीं मंडपम लिखा है, कहीं मंडप लिखा है, करेक्ट है। सम्मेलन राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्वाड से प्रश्न है, क्वाड मानवीय सहायता और आपदा राहत की चौथी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी?
क्वाड मानवीय सहायता और आपदा राहत की चौथी वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी होनोलुलु, हवाई में। बी है इसका आंसर। क्वाड में 4 मेंबर हैं अभी भी। देखिए, क्वाड जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत की चौथी वार्षिक रणनीतिक बैठक और टेबल टॉप अभ्यास 2 से 5 दिसंबर 2025 तक होनोलुलु, हवाई यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के अधिकारियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने पर चर्चा की थी। देखिए, काफ़ी समय से ट्रंप समाचारों की सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी कृत्यों के कारण। कभी क्वाड से बाहर निकलने की घोषणा कर देते हैं, पर 10 दिन में पलटी मार लेते हैं। ठीक है। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अगवा कर लेते हैं, कभी 500% टैरिफ लगा देते हैं, कभी उन्हें चाहिए इंटरनेशनल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। 95 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 तक आयोजित किया गया था दिसंबर 2025 में। कहाँ आयोजित किया गया था? सॉरी, क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था दिसंबर 2025 में? शिलोंग में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 3 दिसंबर 2025 को मेघालय के शिलोंग में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय है ये। 96 नंबर का प्रश्न है, भारत ने दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की? कहाँ की? लाल किला, नई दिल्ली में। देखिए, भारत ने 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र के 20वें सत्र की मेजबानी की। यह पहली बार था जब भारत ने सत्र का आयोजन किया। यह सत्र नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने की। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में इनका निधन भी हो गया। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए विनोद कुमार शुक्ल। और 58वां किसे मिला था? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। देखिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया, जो छत्तीसगढ़ से यह सम्मान पाने वाले पहले इतिहासकार हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी साहित्यिक कृतियों के लिए दिया गया, जिसमें नौकर की कमीज और दीवार में खिड़की रहती थी प्रमुख हैं। और आपको ज्ञात हो, 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 के लिए प्रसिद्ध उर्दू कवि गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को प्रदान किया गया संस्कृत के लिए। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। एक छोटा सा अमाउंट है पूरे साल के लिए। 98 नंबर का प्रश्न है कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन COP20 की जो 20वीं बैठक है वो कहाँ संपन्न हुई? सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं, बढ़िया प्रश्न है एकदम। ये हुई है उज्बेकिस्तान में, समरकंद में। ए है इसका आंसर। देखिए, वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की जो 20वीं बैठक है वो उज्बेकिस्तान समरकंद में संपन्न हुई, जो लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के 50 वर्षों का प्रतीक है।
सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बिटकॉइन में। मध्य पूर्व के प्रमुख वार्षिक सम्मेलन बिटकॉइन मीना 2025 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में क्रिप्टो स्वामित्व दर क्या बताई गई थी? 30% है। ठीक है, सर्वाधिक है। अबू धाबी में बिटकॉइन मीना 2025 का समापन हुआ, जिसमें वैश्विक डिजिटल वित्त में यूएई की तेजी से बढ़ती भूमिका और 30% से अधिक की उच्च क्रिप्टो स्वामित्व दर पर प्रकाश डाला गया। यूएई ने अपनी आबादी के 30% से अधिक क्रिप्टो स्वामित्व दर दर्ज की, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। तो यूएई का नाम याद रखिएगा, 30% या उससे अधिक। नंबर 100 पर आ जाइए। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी कौन से शहर ने की? 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी की है भारत के पंचकुला, हरियाणा। सी है इसका आंसर। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का विषय विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, जो विज्ञान संचालित समृद्धि और आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालता है। चलिए आ जाइए, 101 नंबर का प्रश्न है। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण को संबोधित किया, जिसका आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एनपीसीआई और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल द्वारा किया गया था, जिसका विषय था बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। सब कुछ तो सारी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में ही डाल दी है। ये जितने फॉन्ट बोल्ड में डाल दिए गए हैं, इनसे अलग अलग 3-4 प्रश्न निकल सकते हैं। जैसे कि अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण को संबोधित किया? उत्तर है मुंबई। ठीक है, यह अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण को संबोधित किया, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एनपीसीआई और फिनटेक कंजर्वेशन के द्वारा। यह इसका विषय ही पूछ ले, बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? यह कार्यक्रम चूंकि मुंबई में हुआ है, तो जगह मुंबई की ही होगी। वो जगह है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र। डी है इसका आंसर। देखिए, 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 7 से 9 अक्टूबर को जियो वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर और नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया। ये और विषय इसका एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उद्घाटन किया इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कीर स्टारमर ने मुख्य भाषण दिया, यानी संबोधन किया। तो वित्त मंत्री उद्घाटन कर रही है, नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, यूके के पीएम भी मौजूद हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 जारी की है WHO ने। भारत के परिदृश्य में देखेंगे तो भारत की तपेदिक यानी टीबी प्रगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 है यहाँ पर, तीनों के एक फ्रेम में आएंगे। चलिए 2-2 करके देखते हैं। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो है भारत में टीबी की घटना 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 187 हो गई, जो वैश्विक गिरावट दर 12% से दोगुनी है, यानी बढ़िया प्रगति है। भारत में उपचार कवरेज 2024 से बढ़कर 92% तक हो गया, जबकि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपचार सफलता दर 90% तक पहुंच गई,
जो वैश्विक सफलता दर 88% से अधिक है। देखिए, भारत को टीबी मुक्त बनना था 2025 तक, और जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक है। तो भारत का तो प्रदर्शन अच्छा रहा है इसमें। तीसरा एक और स्टेटमेंट है, 2020 में लॉन्च होने के बाद से टीबी मुक्त भारत अभियान ने 19 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की, जिसमें 8.61 लाख रोग सूचक टीबी मामलों सहित 24.5 लाख से अधिक टीबी रोगियों का पता चला। अब कोई ऐसा स्टेटमेंट है, सारे भी सही हो सकते हैं ये, लेकिन सारे सही नहीं है, एक गलत है इसमें। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला भी एक छोटी सी गलती के कारण गलत हो गया। 2020 नहीं है, 22 होना चाहिए। 2022 में लॉन्च होने के बाद से टीबी मुक्त भारत अभियान सितंबर 2022 में लॉन्च होना कि 20 में। अब चूंकि सही अपने को बताना है तो जहाँ जहाँ 3 है वो तो होगा नहीं, केवल 1 और 2, ये है इसका आंसर। पहला दूसरा तो सही है, उनको तो देखते नहीं है, तीसरे को देखते हैं। देखिए, कथन 3 गलत है, क्योंकि टीबी मुक्त भारत अभियान 2022 में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरू किया गया था। और अपनी शुरुआत के बाद से इस पहल ने 19 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की और 8.68 लाख स्पर्शोन्मुख मामलों सहित 24.5 लाख से अधिक टीबी रोगियों का पता लगाया। टीबी की घटनाओं में भारत की गिरावट विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इस प्रश्न में, WHO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक हैं इसके टेड्रोस एडनोम, सदस्य देश 194, स्थापना 1948। 103 नंबर का प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को, सी है इसका आंसर। देखिए, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2025 में 51% FDI आकर्षित किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने कुल FDI आवक का 51% वित्त वर्ष 2025 में प्राप्त किया। महाराष्ट्र को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ, $19.6 बिलियन। ठीक है, या कह लीजिए कुल FDI का 31%। और कर्नाटक को विदेशी निवेश में $6.62 बिलियन मिले। तो प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के सबसे आशाजनक रियल एस्टेट गंतव्य के रूप में किस शहर को माना जाता है? सर्वाधिक निर्माणाधीन है नोएडा, सबसे ज़्यादा संभावनाएं रियल एस्टेट की नोएडा में। ठीक है, बी है इसका आंसर। बाकी तो बेंगलुरु, पुणे, मुंबई लगभग बस चुके हैं। देखिए, नोएडा जो है आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेट्रो विस्तार और सुनिश्चित औद्योगिक विकास के कारण यह स्मार्ट निवेशकों के लिए पहली पसंद है। ठीक है, 380 का AQI है 3-4 महीने से। वही नोएडा है जहाँ एक गड्ढा खोदा गया निर्माणाधीन, उसमें पानी भर गया, सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, सेफ्टी साइन बोर्ड, और जब तक कोई मरे नहीं तब तक अथॉरिटी जवाबदेही नहीं लेती। एक 105वें नंबर का प्रश्न है, किस देश ने प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया फिलीपींस ने। इमेज में दिख रहा होगा। देखिए, फिलीपींस ने प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने और रीफ पारिस्थितिक तंत्र को की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। क्रायो बैंक का उद्देश्य क्या होता है? प्रवाल लार्वा को फ्रीज और संरक्षित करना, जिससे प्रवाल यानी जो कोरल होती है उसकी आनुवंशिक विविधता का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
106 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए नवीन उत्पादों का परीक्षण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? रिटेल सैंडबॉक्स, डिजिटल करेंसी एक्सीलरेटर, ब्लॉकचेन इनिशिएटिव या क्रिप्टो करेंसी टेस्ट बेड? इसका उत्तर है रिटेल सैंडबॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने ई रूपी रिटेल पायलट के लिए फिनटेक नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 8 अक्टूबर 2025 को अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 107 पर आ जाइए। 2025 की पहली छमाही में 16 मिलियन डाउनलोड्स के साथ वैश्विक स्तर पर ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर कौन सा बैंकिंग ऐप रहा? ये भारतीय बैंकिंग है। तीसरे स्थान पर रहा है कोटक 811। सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स इसने एसबीआई यूनो को पीछे छोड़ दिया है। बाकी प्रथम स्थान पर हैं नुबैंक और रोबोलुट। ठीक है, ये दोनों प्रथम स्थान पर हैं और कोटक 811 है तीसरे स्थान पर। कोटक 811 वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। 2025 की पहली छमाही में बैंकिंग ऐप डाउनलोड में एसबीआई यूनो को 16 मिलियन डाउनलोड के साथ पीछे छोड़ दिया इसने। नुबैंक जो कि एक ब्राज़ीलियाई नियो बैंक है और रिवोलूट एक यूके आधारित डिजिटल बैंक है, दोनों वैश्विक बैंक ऐप डाउनलोड में कोटक 811 से आगे रहे। ठीक है, टॉप रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान नुबैंक ब्राज़ील का और रिवोलूट यूके। ठीक है, पहला दूसरा कर लीजिए। 108वें नंबर का प्रश्न है, भारत में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली बैठक है, इसकी अध्यक्षता की है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा ने। देखिए, भारत में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। ये बैठक जो है वो मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणालियों के साथ ही भुगतान विजन 2028 के मसौदे पर चर्चा की गई। एक नाम यहाँ पर आ रहा है भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक। ये जो पेमेंट बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा परिकल्पित बैंकों का एक नया मॉडल है। ये बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, याद रखना, कभी स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले कि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मई 2025 में हुए क्वाड लीडर समिट की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? क्वाड लीडर की 8वीं बैठक की मेजबानी की है जापान ने। वो एक प्रश्न था ना, होनोलुलु यूएसए, वो प्रश्न कुछ और था। क्वाड लीडर की थी बैठक थी वो भी, लेकिन एक विभागीय बैठक थी, तो वो उत्तर अलग है, ये उत्तर अलग है। देखिए, जापान ने G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर मई 2025 में हिरोशिमा में 8वां क्वाड लीडर समिट आयोजित किया। ठीक है, ये मेन समिट है जो होता है हर साल। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने भाग लिया और मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अच्छा, इसके जो पहले शिखर सम्मेलन है मुख्य वाले, 2022 का जापान के टोक्यो में हुआ, 2023 का ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ और 2024 का हुआ भारत के नई दिल्ली में, और 25 का हुआ है फिर से जापान। क्वेश्चन नंबर 110 पर आ जाइए। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के 12वें संस्करण का विषय क्या था? क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना, या शासन में नवाचार, या सतत भविष्य के लिए हरित विकास, या गतिशीलता के लिए वैश्विक सहयोग। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के 12वें संस्करण का विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना।
12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत विकास और वैश्विक सहयोग के माध्यम से अगली पीढ़ी के शासन को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण जो 2 से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया का विषय था। क्या था इसका विषय? इसका विषय था तमिल सीखें, तमिल करकलम। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा मंत्रालय ने 2 से 10 दिसंबर 2025 तक काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण तमिल सीखें, तमिल करकलम विषय के तहत आयोजित किया। इंडस फूड 2026 के नवे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडस फूड 2026 के नवे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? चिराग पासवान कर रहे हैं, ठीक है, और ये किया गया है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। बी है इसका आंसर। इसलिए इम्पोर्टेंट है था क्योंकि जगह उत्तर प्रदेश की है, यूपी के एग्जाम्स के लिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी 2026 को इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के नवे संस्करण का उद्घाटन किया। अभी रिसेंट की न्यूज़ है, इसी महीने की। जो इंडस फूड एशिया का प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार मेला है, यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है जो 1,20,000 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 113वें नंबर का प्रश्न है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस 2025 पर आयोजित समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्या है? समावेशी विकास और डिजिटल सुगम्यता को बढ़ावा देना, या साइबर सुरक्षा में युवाओं को प्रशिक्षण देना, या त्योहारों के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण, या ग्रामीण समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस 2025 पर आयोजित समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य समावेशी विकास और डिजिटल सुगम्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस 15 मई 2025 को आयोजित किया गया। आयोजनकर्ता दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्थान है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, UPI पर भी यही नंबर है। अगला प्रश्न जो बनता है वो है, किस मंत्रालय ने भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का अनावरण किया, जो लोगो ग्रह और प्रगति के लिए AI पर केंद्रित है। ठीक है, या ये वो वाला लोगो है, और ये लोग हैं मनुष्य, और प्लेनेट की बात हो रही है यहाँ पर, उनकी प्रगति की बात हो रही है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का अनावरण किया, जो AI की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर का प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन 2025 यानी नेशनल एग्रो री समिट 2025 का आयोजन 4 जून 2025 को नई दिल्ली में किया गया। यह सम्मेलन नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जो 1 सदी से अधिक समय के बाद भारत में पवित्र पिपरवाह बौद्ध अवशेषों की वापसी का प्रतीक है? ये इमेज में आपको दिख रहा हो, अगर पढ़ने में आ रहा हो तो। द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में पवित्र पिपरवाह अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, हिंदी में प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी जो है वो 125 से अधिक वर्षों के बाद भारत में पवित्र पिपरवाह बौद्ध अवशेषों की वापसी का प्रतीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो पिपरवाह स्तूप है वो उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन कपिलवस्तु के साथ पहचाना गया, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। खुदाई में 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिले। तो शीर्षक याद रखिएगा वो। 117 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किए गए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का विषय है वैश्विक प्रगति के लिए स्थान का उपयोग, नवाचार, नीति और विकास। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इसरो, इन स्पेस और NSIL के सहयोग से 8-9 सितंबर 2025 को कर्नाटक के बेंगलोर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष, नवाचार, नीति और विकास था। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ? 8 से 9 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में। 118 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का विषय क्या है? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 20-21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य विषय के साथ 16 मंत्रालयों को जोड़कर व्यक्तियों, जानवरों और पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित किया था। 119 नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत ने बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया था, जिससे यह आधिकारिक तौर पर रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 94वीं आर्द्रभूमि बन गई थी। आपको बताना है कि ये जो गोगाबील झील है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है? प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। किन दो नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है? ये गोगाबील झील, यानी उन्हीं नदियों से जल प्राप्त करती होगी, गंगा और महानंदा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारत ने बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया था, जिससे यह आधिकारिक तौर पर रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 94वीं आर्द्रभूमि बन गई।
गोगाबील झील जो है बिहार के कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि जनवरी 2026 तक, या कह लीजिए 28 जनवरी या 27 जनवरी 2026 तक भारत में कुल 96 रामसर स्थल हो गए हैं। यह संख्या भारत को एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बनाती है। इन प्रमुख आर्द्रभूमियों में हाल ही में राजस्थान की सिलीसैंड झील और छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को शामिल किया गया है। ठीक है, तो 96 है संख्या 94 के बाद। 120 नंबर का प्रश्न, नवंबर 2025 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सामंथा हार्वे, पॉल लिंच, डेविड इस्जले, शेहान करुणतिलका। इमेज में दिख रहा होगा आपको, पुस्तक का नाम है, उपन्यास का नाम है इनका फ्लैश, और इनका नाम है डेविड इस्जले। 2025 के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। और 24 का किसको मिला था? सामंथा हार्वे को मिला था। 23 का किसको मिला था? पॉल लिंच को मिला था। और 2022 का श्रीलंकाई शेहान करुणातिलका को, अगर आपको याद हो तो सी है इसका आंसर। 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड इस्जले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो बानो मुश्ताक 2025, याद रखना, ये अलग अलग हैं दोनों। 10 नवंबर 2025 को लंदन में घोषित यह उपन्यास अपनी अनूठी कहानी और मानव स्थिति के चित्रण के लिए प्रशंसित है। ठीक है, 2025 बुकर पुरस्कार के लिए मुख्य तथ्य, विजेता डेविड इस्जले, पुस्तक का नाम फ्लैश, पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड, और घोषणा तिथि 10 नवंबर 2025 लंदन। तो ये 91 से 120 तक हमने 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेलेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस की। हर स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे टीचर्स का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। और यूपीएससी सिविल सेवा तक इम्पोर्टेंट है।